So, welcome back to my YouTube channel. So, this will be the third class of this session. इसके अंदर हम लोग कवर अप करने वाले हैं फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन का सिलेबस, जिसके अंदर प्रीवियस क्लासेस में हमने कवर अप कर लिए हैं प्रीवियस हमारे 2 पॉइंट्स, बेसिकली 3 पॉइंट्स कह सकते हैं, 3 पॉइंट्स इन प्रीवियस 2 क्लासेस विच आर food science and nutrition, properties of the food, and the quality. In this particular class we will cover up effect of cooking and processing techniques on the nutritional components and the other physical parameters. तो हम इस चैप्टर के अंदर 4th पॉइंट कवर अप करने वाले हैं और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फूड प्रिजर्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन को कवर अप करेंगे. तो लेट्स बिगिन अवर क्लास. बेसिकली इसके अंदर हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम्स को इंक्लूड करने की कोशिश करी है. हिंदी में टेक्स्ट गिवन है, ट्रांसलेशन गिवन है और एक्सप्लेनेशन टोटल हिंदी में इंग्लिश दोनों में किया जाएगा. नाउ इफ़ेक्ट ऑफ कुकिंग ऑन न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या इफ़ेक्ट आता है. कुकिंग ब्रिंग्स मैनी चेंजेस ऑन द न्यूट्रिएंट्स, कलर, टेक्सचर, फ्लेवर ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स. देखो, जब हम कुक करते हैं वेजिटेबल्स को या फ्रूट्स को जनरली कुक नहीं करते हैं, पर वेजिटेबल्स को अगर हम कुक करते हैं या सीरियल्स को हम लोग कुक करते हैं, बेसिकली हम लोग डिफाइन कर सकते हैं प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स को जब हम कुक करते हैं तो उनके न्यूट्रिएंट्स कंटेंट के अंदर चेंजेस आते हैं, उसके कलर में चेंजेस आते हैं, उसके टेक्सचर में चेंज आता है और फ्लेवर में चेंज आता है फूड के. द वेरियस इफेक्ट ऑफ कुकिंग ऑन द न्यूट्रिएंट्स आर डिस्कस्ड फर्दर. तो अब हम एक एक करके पढ़ते हैं कि क्या क्या कुकिंग से चेंजेस आते हैं. राइट, पहला आता है चेंजेस इन द प्रोटीन. तो प्रोटीन के अंदर क्या चेंज आता है. देखो, जब हम प्रोटीन को हीट करते हैं तो क्या होता है, डीनेचुरेशन होता है. डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर के अंदर चेंज करना. ठीक है, तो प्रोटीन पहले क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है. सी, ये क्या है, नेटिव प्रोटीन, दैट इज द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है. दिस इज द क्वाटनरी, दिस इज टर्शनरी. सी, डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स होते हैं. एक होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, जो कि नेचर के अंदर डायरेक्टली हमारे स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता है, बायोलॉजिकली इसका कोई एक्टिविटी नहीं है. फिर आता है हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर, फिर आता है हमारे पास टर्शरी स्ट्रक्चर. ठीक है, और देन आता है हमारे पास क्वाटनरी स्ट्रक्चर. इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे पास प्रोटीन के. ये हम लोग आगे फर्दर जब प्रोटीन हम लोग न्यूट्रिशन के अंदर बेसिकली पूरा पढ़ेंगे तो स्ट्रक्चर्स को अच्छी तरीके से डिफाइन करा जाएगा, इनके अंदर किस तरह के बॉन्डिंग होती है. ठीक है, तो बेसिकली चेंज क्या होता है प्रोटीन के अंदर देखेंगे तो डीनेचुरेशन हो जाता है, यानी कि जो प्रोटीन के अंदर बॉन्ड्स बने हुए हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, बेसिकली बॉन्ड्स में चेंज नहीं आता है, पेप्टाइड बॉन्ड में चेंज नहीं आएगा, जो इनके स्ट्रक्चर हैं वो चेंज हो जाता है. ठीक है, स्ट्रक्चर टूट जाएगा, इस तरीके से डीनेचर हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर टूट जाएगा. ओके, दिस रिजल्ट इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा प्रोटीन के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं वो भी डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, यानी कि खत्म हो जाते हैं, उनका नष्ट हो जाता है. एंड इनएक्टिवेशन ऑफ माइक्रोबियल एंड नेचुरल एंजाइम्स इन द फूड. फूड के अंदर कोई अगर क्या है, माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं, माइक्रोबियल्स एंजाइम्स प्रेजेंट हैं या फिर माइक्रोब्स या एंजाइम्स प्रेजेंट है, तो वो भी क्या हो जाएंगे, इनएक्टिवेट. इनएक्टिवेट का मतलब क्या है, उनकी जो एक्टिविटी है वो खत्म हो जाएगी, पॉज हो जाएगी, इसे कह सकते हैं. कुकिंग ऑल्सो डिस्ट्रॉय द टॉक्सिक प्रोटीन एंड पेप्टाइड्स. ठीक है, जो प्रोटीन नुकसान करते हैं, ठीक है, जैसे ट्रिप्सिन हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे प्रोटीन इनहिबिटर्स होते हैं, एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को तोड़ते हैं या रोकते हैं, या एंटी वाइटामिन होते हैं. एंटी वाइटामिन यानी कि वो वाइटामिन जो वाइटामिन के अगेंस्ट पे काम करे. तो कुकिंग उन सारे पैरामीटर्स को भी क्या कर देती है, रोक देती है या डिस्ट्रॉय कर देती है. कौन कौन से, टॉक्सिन प्रोटीन्स को, पेप्टाइड्स को, एंजाइम इनहिबिटर्स को, एंटी वाइटामिन को, या फिर कोई भी नेचुरल टॉक्सिकेंट्स, यानी कि टॉक्सिकेंट्स मतलब ऐसे पदार्थ जो आपके फूड के अंदर प्रेजेंट है जो आपको नुकसान दे, ठीक है, बीमार करें, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है कुकिंग. इसीलिए हमें फूड को यानी कि प्रोटीन को कुक करके खाना चाहिए. जैसे अब डीनेचुरेशन का एक एग्जाम्पल दे रखा है इधर एग का. ठीक है, तो एग क्या है, ये डीनेचर हो जाता है इस तरीके से. पहले क्या था, एग योक था लिक्विड फॉर्म में, और अभी वो क्या है, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है. तो ये एल्ब्यूमिन है, इसका डीनेचर हो चुका है. अब आते हैं एंटी वाइटामिन क्या होते हैं. हमने देखा कि प्रोटीन क्या करता है, कुकिंग क्या करता है, कुकिंग एंटी वाइटामिन को
ख़त्म कर देता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि एंटीवाइटामिन्स होते क्या हैं। तो एंटीवाइटामिन्स होते हैं, दे आर द counteract the effect of vitamins by either blocking the synthesis, transport or function of the enzyme, सॉरी vitamins। तो एक ऐसे विटामिन जो दूसरे विटामिन को क्या कर सकते हैं, उनके सिंथेसिस को, ट्रांसपोर्ट को या उनके फंक्शन को ब्लॉक कर सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल आ जाता है हमारे पास, वारफिन विटामिन के को करता है। ठीक है, फिर इस तरीके से सारी लिस्ट ऑफ हमारे पास एंटी विटामिन्स आ जाते हैं इधर, और ये हमारे पास विटामिन्स आ जाते हैं जिसको वो टारगेट करता है। ओके, तो ये बेसिकली वह हमें बहुत ज़्यादा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट ये मैंने आपको एज एन एक्स्ट्रा आपको मटेरियल दे दिया है, ये जनरली पूछा नहीं जाता है। ओके, ये हिंदी में, आप इसको हिंदी में भी पढ़ लीजिएगा जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रहा है। सो टॉक्सिन प्रोटीन्स क्या है हमारे पास? टॉक्सिन्स प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स वो प्रोटीन्स होते हैं, पेप्टाइड्स होते हैं, दे आर दी चेन ऑफ अमीनो एसिड्स, यानी कि ये एक चेन होते हैं अमीनो एसिड्स की, यानी कि अमीनो एसिड्स प्लस अमीनो एसिड्स प्लस अमीनो एसिड, इस तरीके की एक चेन होती है। बट ये जो चेन अमीनो एसिड्स की, दे आर टॉक्सिक फॉर अवर बॉडी, दे आर नॉट गुड फॉर अवर बॉडी। ये क्या करते हैं, ये डिजीज कॉज करते हैं, यानी कि बीमार करते हैं। क्यों? बाय इंटरेक्टिंग विद दी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स इन दी बॉडी। क्या करते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनके साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, लीडिंग टू द रेंज ऑफ सिम्टम्स, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से नोजिया, वॉमिटिंग, पैरालिसिस भी हो सकती है और इवन डेथ भी हो सकती है, इंसान मर भी सकता है। इसीलिए टॉक्सिक प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स, दे आर वेरी हार्मफुल फॉर अवर बॉडी। दे कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, अब ये काफ़ी जगह से या काफ़ी सोर्सेज से ये प्रोड्यूस भी हो सकता है या मिलता है, जैसे प्लांट से मिल सकता है, बैक्टीरिया से मिल सकता है, या किसी ऑर्गेनिज्म से मिल सकता है। अब इसके एग्जांपल आ जाते हैं जैसे लैक्टिन्स, रेसिन, बैक्टीरियल एंटीरोटॉक्सिन्स और वेनम्स। वाइल सम आर डेंजरस, कुछ डेंजरस भी हैं और कुछ बेनिफिशियल भी होते हैं, जिनका मेडिसिन, एग्रीकल्चर और रिसर्च में यूजेस भी हैं। अब ये हमारे को हार्म कैसे करता है? इंट्रैक्शन विद द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। पहला तो हमने पढ़ा कि ये क्या है, इंट्रैक्ट करता है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, तो पहला क्या है, फर्स्ट इज इंट्रैक्शन विद द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। दे कॉज हार्म, दे कॉज डिजीज बाय इंट्रैक्टिंग विद द एंजाइम, सेलुलर रिसेप्टर्स और मैक्रोमोलिक्यूल इन दी बॉडी। तो किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, एंजाइम के साथ इंटरेक्शन कर लेते हैं, सेलुलर रिसेप्टर के साथ, और उनको अनअवेलेबल बनाते हैं, या फिर उनसे क्या है, बीमारियां पैदा होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए पेप्टाइड्स या टॉक्सिक प्रोटीन्स जो होते हैं, दे आर वेरी हार्मफुल। दूसरा रीज़न क्या है हमारे पास? तो दूसरा रीज़न है सेलुलर डैमेज, यानी कि सेल को डैमेज करता है। सम लाइक पोर फॉर्मिंग टॉक्सिन्स, ये क्या होते हैं, पोर को फॉर्म करते हैं। पोर मतलब क्या है, ये इस तरीके के पोर्स बन जाते हैं, पोर फॉर्म करते हैं, ये ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं। कैन क्रिएट पोर्स इन द सेल मेम्ब्रेन, ये क्या करते हैं, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर उसको पोरस बना देती है। ठीक है, और ये सेलुलर फंक्शन इससे क्या हो जाता है, खराब। क्योंकि देखो सेल वॉल है ये हमारे पास, इस सेल वॉल के अंदर क्या है, इस तरीके के छेद हो गए हैं, पोरस हो गया है, तो इसके अंदर जो भी जाना था या आना था, ठीक है, उसको क्या कर देता है, ये डिस्ट्रक्ट कर देता है, उसकी जो फंक्शन है, सेल का जो फंक्शन है उसको खराब कर देता है। नेक्स्ट थर्ड रीजन आता है हमारे पास, एब्जॉर्प्शन इनटू द टिश्यू। दे कैन बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी टिश्यू एंड कॉज डैमेज। ठीक है, तो ये प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स जो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिन है, ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारे टिश्यू के अंदर, और जिसकी वजह से डैमेज होता है। ओके, यू कैन रीड दिस बाय पॉजिंग। नेक्स्ट आता है हमारे पास सोर्सेज ऑफ टॉक्सिन प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स। तो कहाँ कहाँ से मिलते हैं, हमने पढ़ा था अभी, प्लांट से, बैक्टीरिया, एनिमल, सिंथेटिक्स। हम लोग एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, जैसे प्लांट से मैनी प्लांट्स प्रोड्यूस टॉक्सिन प्रोटीन्स फॉर द डिफेंस अगेंस्ट द पेस्ट, पैथोजेंस एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस। तो ऐसे बहुत सारे प्रोटीन होते हैं जो टॉक्सिन प्रोटीन्स होते हैं, जो प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। और प्लांट्स क्यों प्रोड्यूस करते हैं, कि उसके ऊपर कोई कीड़ा मकोड़ा ना आके बैठे, पैथोजेंस उस पर कीड़ा ना लगे, या इन्वायरमेंटल कोई स्ट्रेस, यानी कि बाहर से बारिश है या किसी तरीके का तूफान है ना, तो किसी भी तरीके के इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से बचने के लिए क्या है, प्लांट बहुत सारे टॉक्सिन प्रोड्यूस को
टॉक्सिक प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या जाता है, जैसे लैक्टिन। लैक्टिन किस में पाया जाता है, बीन्स में, ठीक है। रिसिन किस में पाया जाएगा, कैस्टर बीन्स में। और प्रोटीएज इनहिबिटर्स, इस तरीके के जो इनहिबिटर्स होते हैं या टॉक्सिन प्रोटीन्स होते हैं, दे आर फाउंड इन द प्लांट्स। टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं, दे अकर फ्रॉम कंज्यूमिंग रॉ एंड इम्प्रॉपरली कुक्ड फूड्स। तो क्या हमको बीन्स खानी ही नहीं चाहिए, क्या हमें कैस्टर बीन्स भी नहीं खाने चाहिए, क्या हमारे को क्या है, दाल भी नहीं खानी चाहिए? तो ऐसा नहीं है। इसको हम नष्ट भी कर सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं इसकी टॉक्सिसिटी को। कैसे कर सकते हैं, इसको अच्छी तरीके से भिगो कर, ठीक है, ओवरनाइट सोक करके, और फिर इसको प्रॉपरली कुक करके। तो इसकी टॉक्सिसिटी कब ज़्यादा हो जाती है, जब आप इसको रॉ कंज्यूम करते हो, यानी कि डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हो, कच्चा कंज्यूम कर लेते हो, और या फिर आप उसको प्रॉपरली कुक नहीं करते। फिर आता है हमारे पास बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से कैसे हो सकता है, तो बैक्टीरिया आर द मेजर सोर्स ऑफ द प्लांट टॉक्सिन्स, ठीक, पोटेंट टॉक्सिन्स सच एज कॉजिंग डिजीजेस, जैसे टेटनस या डाइफिथेरिया। तो ये हो जाता है हमारे को बैक्टीरिया खाने से, ठीक है। बैक्टीरिया से भी हमारे को टॉक्सिक प्रोटीन्स मिलते हैं। फिर एनिमल से मिल सकता है। मैनी एनिमल्स प्रोड्यूसेस टॉक्सिन प्रोड्यूस एंड पेप्टाइड्स इन देयर वेनम, ठीक है, वेनम के अंदर प्रोड्यूस होता है फॉर डिफेंस एंड हंटिंग। किसके लिए, डिफेंस और हंटिंग के लिए वेनम प्रोड्यूस करते हैं कुछ एनिमल्स, जो कि टॉक्सिन प्रोड्यूस है, टॉक्सिन पेप्टाइड्स हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास सिंथेटिक एडवांस इन द सिंथेसिस technologies have made it possible to produce some peptide toxins which pose a biosecurity threat। तो बेसिकली हमारे को थोड़े से सोर्सेज पढ़ने की, प्लांट, बैक्टीरिया और एनिमल और सिंथेटिक्स, देयर आर मेनी सोर्सेज ऑफ प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन। बेसिकली हम टॉक्सिन्स के अंदर यहाँ से ये चीज़ याद रखनी है हमारे को कि लैक्टिन जो है बीन्स में पाया जा रहा है, रिसिन जो है कैस्टर बीन्स में पाया जा रहा है, और प्रोटीज इनहिबिटर्स दे आर दी प्लांट सोर्सेज। ये हमारे लिए मेन आ जाता है। नेक्स्ट आता है व्हाट आर एंजाइम इनहिबिटर्स। एंजाइम इनहिबिटर्स को भी कुकिंग क्या करता है, नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है। कैसे, तो अब एंजाइम इनहिबिटर्स होते क्या हैं, तो एंजाइम इनहिबिटर्स आर द मॉलिक्यूल दैट बाइंड टू द एंजाइम। एंजाइम इनहिबिटर, इनहिबिटर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को इनहिबिट करना, मतलब क्या है, रोकना। क्या करना, रोकना, ओके। तो एंजाइम की एक्टिविटी को रोकता है, ओके। कौन, एंजाइम इनहिबिटर आदि मॉलिक्यूल दैट बाइंड टू द एंजाइम, क्या करेगा, एंजाइम के साथ बाइंड कर देगा एंजाइम इनहिबिटर, ओके। डिक्रीज द एक्टिविटी, और इस एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर देगा, रोक देगा, और इसी प्रोसेस को हम एंजाइम इनहिबिशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेग्यूम के अंदर क्या है, ट्रिप्सिन इनहिबिटर होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रिप्सिन, हमारे जब हम डाइजेशन पढ़ते हैं तो बेसिकली ट्रिप्सिन इज अ प्रोटीन, ठीक है। अब इसको क्या कर देगा, रोक देगा। लेग्यूम के अंदर ट्रिप्सिन इनहिबिटर है जो ट्रिप्सिन की एक्टिविटी को रोक देता है। देखो सी, दिस इज द ट्रिप्सिन। अब ट्रिप्सिन इनहिबिटर इसको क्या कर देगा, रोक देगा, ओके। इसकी वजह से प्रोटीन का डाइजेशन हमारी बॉडी में ढंग से नहीं हो पाता, ओके। फिर इसी तरीके से हीमाग्लूटिनिन और अदर टॉक्सिन प्रोटीन्स। अब हीमाग्लूटिनिन क्या करते हैं हमारे को, ये हिम के साथ जुड़ जाते हैं और मेक इट अनअवेलेबल, ठीक है। इसी तरीके से टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं विच अफेक्ट्स द डाइजेस्टिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं हमारे पास, आता है मिथ्योनिन एंड सिस्टीन। ये बहुत बार यूजीसी नेट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट आर सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। तो दीज टू अमीनो एसिड्स आर नोन एज सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स की डाइजेस्टिबिलिटी को क्या कर देता है, अफेक्ट कर देता है। कौन, एंजाइम इनहिबिटर, ओके। तो दे आर डिस्ट्रॉयड बाय हीट, लेकिन ये हम किससे कर सकते हैं, कुकिंग से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हीट से डिस्ट्रॉय इसकी एक्टिविटी को हम कर सकते हैं। ट्रिप्सिन इनहिबिटर या हीमाग्लूटिनिन या कोई और टॉक्सिन सब्सटेंस है जो कि हमारी बॉडी के अंदर सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड को अवेलेबिलिटी को उसकी रोक रहे हैं, उसको हम हीट से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, कुकिंग से कर सकते हैं। सीरियल ग्रेन्स ऑल्सो कंटेन ट्रिप्सिन इनहिबिटर। बहुत सारे सीरियल ग्रेन्स होते हैं, अनाज होता है जिसके अंदर ट्रिप्सिन इनहिबिटर होता है। सम अदर नेचुरल टॉक्सिनेंट्स भी होते हैं, हीट इनको भी डिस्ट्रॉय कर देती है, जैसे कि राइस, व्हीट और ओट्स, इनके अंदर भी ट्रिप्सिन इनहिबिटर होता है, बट हैज़ लिटिल इफेक्ट ऑन देयर
अदर सीरीज। ओके, तो बेसिकली हमारे को पढ़ना था कि एंजाइम इनहिबिटर क्या होता है, जो एंजाइम की एक्टिविटी को रोके और उसी को अवेलेबल ना होने दे, ठीक है, जिसकी वजह से डाइजेशन नहीं हो पाता। Cooking can also result in the interaction of protein with non-protein components of the food system। ठीक है, तो कुकिंग क्या है, इंट्रैक्शन करवाता है इस किसके बीच में, प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम, फूड सिस्टम। देयर कैन बी इंट्रैक्शन ऑफ प्रोटीन विद कार्बोहाइड्रेट और लिपिड पर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्या है, प्रोटीन और प्लस नॉन प्रोटीन, प्रोटीन और नॉन प्रोटीन। और नॉन प्रोटीन क्या होंगे, नॉन प्रोटीन जैसे हमारे पास लिपिड हो सकते हैं, हमारे पास फैट हो सकता है, ठीक है, या फिर हमारे कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं। तो इनका इंट्रैक्शन, ठीक है, किसकी बात हो रही है, प्रोटीन और नॉन प्रोटीन की बात हो रही है। तो कुकिंग कैन रिजल्ट इन द इंट्रैक्शन ऑफ प्रोटीन विद नॉन प्रोटीन कंपोनेंट्स ऑफ द फूड सिस्टम। देयर कैन बी इंट्रैक्शन ऑफ प्रोटीन विद कार्बोहाइड्रेट और लिपिड पर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो प्रोटीन का इंट्रैक्शन किससे हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड पर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स के साथ भी हो सकता है। देयर कैन बी इंटर प्रोटीन एंड इंट्रा प्रोटीन इंट्रैक्शन। इसके अलावा प्रोटीन के अंदर इंट्रा प्रोटीन और इंटर प्रोटीन इंट्रैक्शन भी हो सकता है। अब इसके एग्जाम्पल बताएंगे, अभी आप समझने की कोशिश करो थोड़ा सा कि पहला किस चीज़ के बारे में बात करा गया है कि प्रोटीन और नॉन प्रोटीन के इंट्रैक्शन के बारे में, यानी कि अगर ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। और दूसरी किस चीज़ के बारे में बात करी जा रही है, प्रोटीन के अंदर के ही अंदर प्रोटीन की बात करी जा रही है, यानी कि इंटर प्रोटीन एंड इंट्रा प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन के अंदर और प्रोटीन के बाहर। इंटर मतलब क्या होता है, अंदर, और इंट्रा मतलब क्या होता है, अंदर, और इंटर का मतलब क्या होता है, दो प्रोटीन है उनके बीच में इंट्रैक्शन की बात करी जा रही है। ठीक है, इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दो तरह की कंडीशन बोली गई है, या तो ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास प्रेजेंट है या फिर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। इन सब के एग्जाम्पल अभी देंगे। इस तरीके के इंट्रैक्शन होते हैं। दीज चेंजेस इन द कुकिंग रिजल्ट इन द न्यूट्रिशनल अनअवेलेबिलिटी ऑफ प्रोटीन, जिसकी वजह से प्रोटीन की जो अवेलेबिलिटी है वो नहीं हो पाती। इंट्रैक्शन बिटवीन द फ्री अमीनो एसिड ऑफ द प्रोटीन, ठीक है, बोल रहा है कि इंट्रैक्शन बिटवीन द फ्री अमीनो एसिड ऑफ द प्रोटीन with the reducing sugar or carbamyl group formed by the peroxidation, lipid peroxidation result in the non-enzymatic browning। देखो बेसिकली इन सिंपल लैंग्वेज अगर हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे तो ये बोल रहा है कि प्रोटीन का फैट के साथ इंट्रैक्शन हो सकता है, प्रोटीन का कार्बोहाइड्रेट के साथ इंट्रैक्शन हो सकता है, प्रोटीन का प्रोटीन के साथ भी इंट्रैक्शन हो सकता है। तो इन सब का कुकिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो अगर प्रोटीन को हम कार्बोहाइड्रेट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा। अगर हम देखेंगे मिल्क है हमारे पास, मिल्क को हमने क्या किया, मिल्क को हमने हीट किया, मिल्क को हमने क्या किया, मिल्क इज अ प्रोटीन, मिल्क को हमने क्या किया, हीट किया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो क्या होगा इसके अंदर, मेकिंग मिल्क कंडेंस या फिर कैरेमलाइज्ड मिल्क, लैक्टोज रिएक्ट विद द लाइसिन इन द मिल्क प्रोटीन। ठीक है, तो क्या होगा, लैक्टोज क्या करेगा, रिएक्ट करेगा इसके अंदर, गाढ़ा हो जाता है दूध हमारे पास, तो क्या हो जाता है, लैक्टोज रिएक्ट विद द लाइसिन, लैक्टोज क्या करेगा, लाइसिन के साथ रिएक्ट करेगा मिल्क के अंदर। ये भी प्रोटीन है, ये कार्बोहाइड्रेट है हमारे पास, ठीक है, लैक्टोज इज अ कार्बोहाइड्रेट और ये लाइसिन क्या है हमारे पास, प्रोटीन है। ये क्या करेगा, ये दोनों रिएक्ट करेंगे किसके अंदर, प्रोटीन के अंदर। दिस फॉर्म ब्राउन कलर कंपोनेंट, इससे क्या होगा, ब्राउन कलर फॉर्म होगा, जिसको हम मिलार्ड रिएक्शन कहते हैं। तो पहला रिएक्शन समझ में आया, क्या है हमारे पास प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का, दैट इज कि ये ब्राउन कलर देते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, मिलार्ड रिएक्शन कहते हैं। होता क्या है इसके अंदर कि लाइसिन बिकम्स ब्लॉक्ड, इसके अंदर जो लाइसिन है हमारे पास ये ब्लॉक हो जाता है, मीनिंग द बॉडी कैन नॉट यूज इट, कि बॉडी इसको यूज नहीं कर सकती, लोअरिंग दी प्रोटीन क्वालिटी, जिसकी वजह से प्रोटीन की क्वालिटी कम हो जाती है। इसका इफेक्ट क्या होगा, इससे बायो अवेलेबिलिटी रुक जाएगी, यानी कि जो लाइसिन की बायो अवेलेबिलिटी है, यानी कि बॉडी के अंदर उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, मीनिंग द बॉडी कैन नॉट यूज इट, लोअरिंग द प्रोटीन क्वालिटी, द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड डिक्रीजेस, स्पेशली द लाइसिन।
ठीक है, रिड्यूसेस दी प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी, इससे क्या होता है, प्रोटीन की डाइजेस्टिबिलिटी कम हो जाती है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी स्पेसिफिक टेस्ट, अरोमा एंड कलर। तो हमने देखा है जब हम लोग क्या करते हैं, मावा या खोआ बनाते हैं, तो उससे क्या होता है, बेसिकली उसका जो टेस्ट है, अरोमा है और कलर है, वो क्या हो जाते हैं, अफेक्ट होता है। यानी कि और अगर हम खोया की क्या कहते हैं, क्वालिटी की बात करें, उसकी जो स्मेल की बात करें, या फिर हम उसकी टेस्ट की बात करें, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मिल्क। तो पहला रिएक्शन था हमारा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का। आई होप सबको समझ आ गया हो। ठीक है, नेक्स्ट इज, अगर हम देखते हैं प्रोटीन की बात करते हैं फैट के साथ, तो इसका एक एग्जांपल अगर हम लें कि डीप फ्राइड फूड्स, जैसे कि अगर हम फिश की बात करते हैं, फिश और मीट है ना, मीट या हमने फिश लिया, उसको हम ऑयल के साथ क्या करते हैं, फ्राई करते हैं। अब देखो, मीट क्या है हमारे पास, प्रोटीन है, और ऑयल क्या है हमारे पास, फैट है। ठीक है, इन द रीयूज्ड ऑयल। ठीक है, अब हमने एक बार यूज़ कर लिया है और उसको हम दोबारा से यूज़ कर रहे हैं। दूसरा क्या हो सकता है कि ऑक्सीडाइज लिपिड फ्रॉम कॉम्प्लेक्सेस विद द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इन द फिश और मीट। ती जो हमारे ऑक्सीडाइज लिपिड्स हैं, यानी कि ऑक्सीडाइज जो हमारे, ऑक्सीडाइज का मतलब क्या हो जाता है, जो टूट जाता है। तो ऑक्सीडाइज लिपिड फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद द प्रोटीन, यानी कि ये जो ऑयल है, ये जो फैट है, ये मीट के साथ क्या बनाएगा, एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है विद द प्रोटीन मॉलिक्यूल। दिस कॉम्प्लेक्सेस आर हार्डर टू डाइजेस्ट, और ये कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, इट इज़ वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट। ये कॉम्प्लेक्स बहुत मुश्किल देखा है हमने, जब बहुत जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं स्पेशली, अगर आप देखिए उनका जो फूड है, ठीक है, जो प्रोटीन है, अगर हम लोग सॉरी, अगर हम पनीर की भी बात कर लेते हैं, या फिर हम फिश मीट की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो ये अगर आप बहुत डीप फ्राई करते हो, क्या करते हो, डीप फ्राई करते हो, तो ये क्या करेगा, इट इज़ वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट। ये क्या हो जाता है, बहुत ही हार्ड टू डाइजेस्ट, राइट, ये बहुत ही हार्ड होता है इसको डाइजेस्ट करना। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सेस आर वेरी हार्ड डाइजेस्टिव, दीज कॉम्प्लेक्सेस आर हार्डर फॉर डाइजेस्टिव एंजाइम्स टू ब्रेक। ओके, तो ये क्या कर रहा है, प्रोटीन की डाइजेस्टिबिलिटी को कम कर रहा है। ये भी क्या कर रहा है, प्रोटीन की डाइजेस्टिबिलिटी को कम कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, क्या कर रहा है, कम कर रहा है। ओके, पोटेंशियल फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड्स, जिसकी वजह से क्या होता है, डाइजेस्टिबिलिटी तो कम हो ही रही है, साथों साथ क्या है, हार्मफुल कंपाउंड्स भी बना रहा है। तो हमने दो पढ़ लिया। पहला हमने क्या पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क के अंदर क्या है, लाइसिन के साथ मिलेगा और उसको ब्लॉक कर देगा। इसी तरीके से क्या है, प्रोटीन की डाइजेस्टिबिलिटी को रिड्यूस करता है कौन, ऑयल। फिर उसके बाद अगर हम इंटर प्रोटीन और इंट्रा प्रोटीन की बात करें, तो इसके एग्जाम्पल क्या आएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर हम एग योक की बात कर लेते हैं या एग वाइट की बात करते हैं, तो एग वाइट क्या करता है, अगर हम उसको हीट कर रहे हैं, है ना, एक अंडा लिया हमने, उसको फोड़ा, फिर उसके अंदर जो एग वाइट है उसको हमने हीट किया, तो लॉन्ग टेम्परेचर्स पे क्या होगा, वो उसकी जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, प्रोटीन इन दी एग वाइट लाइक ओवा एल्ब्यूमिन अनफोल्ड एंड फॉर्म डाइसल्फाइड बॉन्ड विद ईच अदर। ये क्या है हमारे पास, ये एग्जाम्पल है हमारे पास इंट्रा प्रोटीन का। इफेक्ट की बात करें तो प्रोटीन बिकम लेस ससेप्टेबल टू डाइजेस्टिव एंजाइम एंड लोअर द डाइजेस्टिबिलिटी एंड स्लोअर द एब्जॉर्प्शन। इससे क्या हो जाएगा, स्लोअर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, डाइजेस्टिबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। अब आता है हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ अमीनो एसिड। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात करें, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे हमने पढ़ा था एक, तो क्या है, ड्यूरिंग एयर फ्राइंग, जब हम एयर फ्राई करते हैं या रोस्ट करते हैं या ग्रिल करते हैं किसी भी प्रोटीन को, ऑक्सीजन एक्सपोजर्स कैन ऑक्सीडाइज अमीनो एसिड। ठीक है, तो हमने क्या किया, ग्रिलर लिया, या फिर अगर हम एयर फ्राई भी कर रहे हैं तो उसके अंदर ऑक्सीजन तो जाएगी जाएगी। तो ये जो ऑक्सीजन उस फूड के अंदर जा रही है, उस फूड के अंदर जब ये ऑक्सीजन जा रही है, तो क्या होगा, अमीनो एसिड ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। कौन कौन से अमीनो एसिड, जैसे मिथ्योनिन, ट्रिप्टोफैन, सिस्टीन, ये क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम दें तो जैसे रोस्टेड नट्स, ठीक है, या मीट एट हाई टेम्परेचर। मीट को अगर आप हाई टेम्परेचर पे हीट करते हो या नट को रोस्ट करते हो, तो इसके अंदर क्या होता है, मिथ्योनिन ऑक्सीडाइज हो जाता है, और क्या बनता है, मिथ्योनिन सल्फाइड, सल्फ ऑक्साइड बन जाता है।
अब इसका इफेक्ट क्या होगा, लॉस ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड, इससे क्या होगा, एसेंशियल अमीनो एसिड का लॉस हो जाएगा, यानी कि वो रिड्यूस हो जाएंगे, रिडक्शन इन दी प्रोटीन क्वालिटी, इससे प्रोटीन की क्वालिटी भी कम हो जाएगी। चेरिंग एंड प्रेजेंस ऑफ ऑर्डर, यानी कि उसका जो टेस्ट है वो भी ऑफ हो जाएगा, यानी कि अच्छा नहीं लगेगा ड्यूरिंग कुकिंग, आर ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ अमीनो एसिड एंड प्रोटीन, क्योंकि अमीनो एसिड प्रोटीन डिस्ट्रक्ट हो गए जिस वजह से इनका फ्लेवर भी अच्छा नहीं आएगा। दीज चेंजेस अफेक्ट दी पैलेटेबिलिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, इसी की वजह से पता लगता है कि ये फूड कितना प्लाएबल है, यानी कि कितना आपको मन करेगा उसको देख कर खाने का। अगर हम एक और एग्जांपल लें कि एग प्रोटीन की बात करते हैं, तो एग प्रोटीन जो है हमारे पास क्या हो जाता है, कोगुलेट हो जाता है हीट होने पर, हमें पता है। ये देखो इसका एक एग्जांपल ये रहा है ना, तो एग प्रोटीन की अगर हम बात करें, एग लिक्विड की अगर हम बात करें, तो ये क्या है, डी नेचर हो जाता है। पर अगर हम एग योक की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कोगुलेट हो जाएगा। अब देखो कोगुलेट और डी नेचर में एक डिफरेंस होता है, ठीक है। तो एग प्रोटीन कोगुलेट ऑन हीटिंग, है ना, मिल्क कंटेन कोगुलेट ऑन द एडिशन ऑफ एसिड। अब पता है मिल्क कब कोगुलेट होता है, जब आप उसके अंदर कोई एसिड डालोगे। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ये एक हमारा कोगुलेशन का एक एग्जांपल है, जो मिल्क है हमारे पास वो कोगुलेट हो जाता है कैसे, जब हम किसी दूध से पनीर बनाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, हम नींबू डालते हैं, क्या करते हैं, हम लेमन डालते हैं इसके अंदर, एसिड डालते हैं, है ना। अब ये एसिड इसके अंदर डालेंगे तो क्या होएगा, या विनेगर डालते हैं, है ना, ठीक है। तो क्या करते हैं हम इसके अंदर, जब हमने एसिड डाला तो क्या होगा, वे अलग हो जाएगा, वे क्या हो जाता है, ये हमारा वाटर पार्ट रहता है, ठीक है, और ये हो जाता है हमारे पास कर्ड वाला पार्ट या केसीन, क्या आ जाता है हमारे पास, केसीन, और ये क्या हो जाता है, वे, ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं। तो ये जो प्रेसिपिटेशन फॉर्म हुआ, इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कोगुलेटेड प्रोटीन कहेंगे, इसी को हम क्या कहेंगे, कोगुलेटेड प्रोटीन। ओके, डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है, डीनेचुरेशन का मतलब होता है सिर्फ बॉन्ड्स का टूटना, ठीक है। इस तरीके का एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था जो इस तरीके का कन्वर्ट हो गया। अब ये जो इस तरीके का स्ट्रक्चर कन्वर्ट हुआ, यानी कि जो प्लेन स्ट्रक्चर कन्वर्ट हुआ, डीनेचर हो गया, चेन खुल गई, उनका क्या होना, चिपकना या उनका एक बॉन्ड क्रिएट करना ही कोगुलेशन कहलाता है, ठीक है। मतलब क्या है, पहले एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स चेन थी प्रोटीन की, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स चेन ऑफ प्रोटीन है हमारे पास। इस प्रोटीन से क्या हुआ, जब हमने डीनेचर किया, हाई हीट पे रखा उसको, तो डीनेचर हो जाएगा और इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बना लेगा, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, ये आपस में जब जुड़ेगा, आपस में ये सब प्रोटीन्स क्या है, बॉन्ड बनाएंगे, है ना, आपस में प्रोटीन बॉन्ड बनाएंगे, तो इस प्रोसेस को हम कोगुलेशन कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डीनेचुरेशन, ठीक है। Severe heating process such as roasting, baking, frying have been reported to adversely affect the nutritive value of these cereals, oilseeds and animal foods, ठीक है। तो डीनेचुरेशन करने से क्या होता है, सीरियल्स, ऑयलसीड्स और एनिमल फूड के अंदर न्यूट्रिटिव चेंजेस आते हैं। देखो, हीट ब्रेक्स द वीक बॉन्ड, हीट क्या करेगा इधर, डीनेचुरेशन में अगर हम लिक्विड की बात करते हैं, एग वाइट की बात करते हैं, तो क्या होता है, हीट क्या करेगा, बॉन्ड को ब्रेक करेगा, मेंटेन द प्रोटीन नेचुरल 3D शेप, ठीक है, 3D शेप बनाएगा। द प्रोटीन ओपन्स अप एंड अनफोल्ड, प्रोटीन क्या करेगा, ओपन हो जाएगा और अनफोल्ड हो जाएगा। अब आफ्टर अनफोल्डिंग द प्रोटीन बिगेन टू स्टिक टुगेदर, है ना। तो कोगुलेशन का मतलब क्या होता है कि जब ये ओपन हो गए, इस तरीके के प्रोटीन बन गए, है ना, तो ये क्या है, बहुत सारे प्रोटीन बन गए। अब ये जो प्रोटीन जो अनफोल्ड हुए हैं, क्या करेंगे, आपस में जुड़ने लगेंगे, स्टिक टुगेदर एंड फॉर्म अ न्यू बॉन्ड विद ईच अदर, और एक साथ एक नया बॉन्ड क्रिएट करते हैं। तो दीज प्रोटीन लिंक टुगेदर फॉर्म अ सॉलिड 3D नेटवर्क, इससे क्या है, 3D नेटवर्क क्रिएट होगा, और ये क्या है, हमारा एक मैश टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, कोगुलेशन कहते हैं। अब इफेक्ट ऑन द प्रोटीन की अगर हम एक समरी देख लें, तो क्या है, डीनेचुरेशन मतलब क्या है, इम्प्रूव द डाइजेस्टिबिलिटी, ठीक है, ये याद रखना है। डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है हमारे पास, कि प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से एक सिंपल चेन में कन्वर्ट होना, ये डाइजेस्टिबिलिटी को इम्प्रूव करता है, यानी कि बढ़ाता है।
कोगुलेशन की बात करें तो क्या है, एक फर्मर टेक्सचर देगा। क्या देगा, एक टेक्सचर देगा, जैसे एग और मीट के अंदर होता है। या पनीर भी इसी से बनता है, कोगुलेशन से। एक्सेसिव हीट की अगर हम बात करें, बहुत ज़्यादा हीट करोगे तो ये बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन को कम कर देगा। ठीक है, यानी कि उसकी जो प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू मतलब जो आपके पास प्रोटीन बच रहा है, N2 नीड फॉर दी बॉडी कह सकते हैं, N2 लेफ्ट फॉर एब्जॉर्प्शन, है ना। कितना N2 आपने खाया, N2 इन फूड, नाइट्रोजन इन द फूड, आपने कितना फूड खाया, उसमें से कितना बॉडी के लिए एब्जॉर्प्शन के लिए बचा है, उसी को हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन, या फिर हम कह सकते हैं यूज के लिए, या डेवलपमेंट के लिए, या टिश्यू डेवलपमेंट के लिए बचा है, उसी को हम क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन कहते हैं। तो ये बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन एक्सेसिव हीट को कम कर देगा, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जितना टिश्यू डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन चाहिए उससे कम मिलेगा आपको अगर आप बहुत ज़्यादा हीट करोगे। लॉस ऑफ सम अमीनो एसिड्स लाइक लाइसिन इन द मिलार्ड रिएक्शन, यानी कि जब आप मिलार्ड रिएक्शन करते हो, फूड मतलब क्या है, मिल्क को डायरेक्ट हीट करते रहते हो प्रोटीन को, जिससे वो ब्राउन कलर का हो जाता है, इसके अंदर लाइसिन का लॉस हो जाता है। ठीक है, ये एक्सेसिव हीट करने से होता है। ओके, तो इसके अंदर प्रोटीन कम होता है। अब आते हैं हम चेंजेस इन द कार्बोहाइड्रेट। जब हम कार्बोहाइड्रेट को हीट करेंगे तो क्या होगा, तो देखो मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड अंडरगो मेनी ट्रांसफॉर्मेशन व्हेन कुक्ड इन द एक्वस मीडियम। एक्वस मतलब इसके अंदर वाटर हो, यानी कि जब आपने चीनी ली, चीनी के ग्रैन्यूल्स लिए, ठीक है, और आपने क्या किया, एक पैन के अंदर पानी भरा और आपने चाशनी बनानी स्टार्ट करी, शुगर सिरप बनाना स्टार्ट किया। तो मोनोसेक्राइड, ओलिगो और पॉली, चाहे कोई भी स्ट्रक्चर हो, चाहे स्टार्च हो, पॉली के अंदर क्या ले लेंगे हम लोग, स्टार्च ले लेंगे। ठीक है, तो क्या है, अगर हमने चीनी लिया, ग्लूकोज लिया, सुक्रोज लिया या स्टार्च लिया, किसी को भी आप एक्वस मीडियम में हीट कर रहे हो, किसी को भी आप पानी के मीडियम में हीट कर रहे हो, तो बहुत सारे चेंजेस आएंगे। ठीक है, जैसे कि ग्रैन्यूल का साइज बड़ा हो जाएगा, ठीक है, या चीनी जो है, जो उसका मोनोसेक्राइड है या डाइसेक्राइड है, क्या है, चेंज होने लगेगा, अपने बॉन्ड को खोलने लगेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करने लगेगा। तो होता क्या है, द शुगर्स आर सब्जेक्टेड टू डिग्रेडेशन एंड एपिमराइजेशन। ओके, तो शुगर क्या करती है, डिग्रेडेट होने लगती है, यानी कि अपने आप को क्या है, बॉन्ड तोड़ने लगेगी, डिग्रेड होने लगेगी। और एपिमराइजेशन का मतलब क्या होता है, स्टीरोआइसोमेरिज्म, यानी कि उसका जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाता है। एपीमर्स का एग्जांपल देखो, इसमें हम दे सकते हैं, ये क्या है, डी ग्लूकोज और ये क्या है, डी गैलेक्टोज। क्या होता है बेसिकली, इसका OH यहाँ पर दिख रहा है आपको, लेकिन ये OH क्या है, इधर ट्रांसफर हो गया है। तो क्या है, OH और हाइड्रोजन का क्या है, ट्रांसफर होना ही क्या है, एपीमर्स बनाता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं अल्फा लिवोरोटेटरी और डेक्स्ट्रोरोटेटरी, हम कहते हैं ना, दो तरीके के स्ट्रक्चर्स हमारे ग्लूकोज के अंदर बनते हैं। ठीक है, तो क्या है, OH का कभी इधर ट्रांसफर होना, कभी इधर ट्रांसफर होना, एक अलग तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, एपिमराइजेशन या स्टीरोआइसोमराइजेशन कहते हैं। ओवर 100 कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय सच ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो जब शुगर को हम डिग्रेड करते हैं, शुगर को हम हीट करते हैं, तो क्या होता है, बेसिकली डिग्रेडेशन होता है, एपिमराइजेशन होता है, हाइड्रोजन इधर से उधर रिप्लेस होता रहता है, कभी ट्रांसफर होता रहता है। कम से कम बोल रहा है कि ओवर 100 कंपाउंड्स बनते हैं इसी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। ठीक है, और ये कंपाउंड का कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं है। ओके, इनका कोई भी बुरा इफेक्ट नहीं होता। When the sugar is cooked in the water, जब आप शुगर को कुक करते हो तो सिरप बनता है। सिरप ऑफ वेरियस लेंथ्स आर फॉर्म्ड एंड इन द डिफरेंट बॉल्स। ओके, अब देखते हैं ना, जब हम चाशनी बनाते हैं तो हम बोलते हैं एक तार की चाशनी है या दो तार की चाशनी है। इस तरीके से हम क्या है, कोई भी मिठाई को प्रिपेयर करते हैं तो जनरली चाशनी को देखते हैं। तो इसके अंदर क्या है, सॉफ्ट बॉल बनती है, हार्ड बॉल बनती है और ब्रिटल बनती है, जैसे टॉफी की फॉर्म में बन सकती है। एंड कैन बी रीच्ड इन अ शुगर कुकरी। ओके, जैसे अब हम इसके अंदर देख सकते हैं, ये क्या है, फर्स्ट स्टेज है, एक तार बनना स्टार्ट हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, हमारे पास सॉफ्ट बॉल बनेगी, फिर हमारे पास फर्म बॉल बनेगी, फिर सॉफ्ट क्रैक बनेगी, तोड़ेंगे तो टूट जाएगी, फिर हार्ड क्रैक बनेगी, है ना, तोड़ेंगे तो नहीं टूटेगी, फिर लास्ट में क्या है, हमारे पास कैरेमल बन जाता है शुगर का। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, शुगर के अंदर हमारे पास चेंजेस आते हैं।
स्टार्च मॉलिक्यूल्स विच आर द मेन सोर्स ऑफ कैलोरीज, क्योंकि स्टार्च मॉलिक्यूल्स हमें पता है कि मेन कैलोरीज देती है हमारे को, तो स्टार्च मॉलिक्यूल्स विच आर द मेन सोर्स ऑफ द कैलोरी इन द डाइट व्हेन हीटेड इन एन एक्वस और मॉइस्ट एनवायरनमेंट। जब आप उसको पानी के अंदर हीट करोगे तो क्या होएगा, देखते हैं हम साबुदाने को देखते हैं, ऐसे मान लो तो साबुदाना ले लो, चाहे आप चावल ले लो, जिसके अंदर भी हमारे पास स्टार्च होएगा, उसको हम पानी के अंदर जब उबालेंगे, ठीक है, जब पानी के अंदर हम उसको उबालते हैं तो क्या होता है, वो उसका स्ट्रक्चर चेंज होने लगता है, वो सूज जाएगा, स्वेल हो जाएगा, वो अपने आप को पानी के अंदर क्या करेगा, एब्जॉर्ब करवाएगा और अपने स्ट्रक्चर को तोड़ देगा, रप्चर हो जाएगा, ठीक है, और बस्ट, फट जाएगा, एंड स्टार्च गेट जेलिटिनाइज, ठीक है, क्या हो जाएगा, एक जेल फॉर्म कर लेगा। दिस परमिट्स ग्रेटर एंजाइमेटिक डाइजेशन, इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा एंजाइमेटिक डाइजेशन होगा। कौन सा एंजाइम, एंजाइम लाइक अमाइलेज, ठीक है, कौन सा एंजाइम करेगा, अमाइलेज डाइजेशन करेगा, ठीक है। कुकिंग दस इंक्रीजेस द डाइजेस्टिबिलिटी, ठीक है, कुकिंग क्या करेगा, स्टार्च की डाइजेस्टिबिलिटी यानी कि कार्बोहाइड्रेट की डाइजेस्टिबिलिटी को बढ़ा देता है। स्टार्च व्हेन इज सब्जेक्टेड टू ड्राई हीट एट टेम्परेचर of 120 degree centigrade or higher break down resulting in the formation of brown colored intermediate compounds called the dextrins. This process is called dextrinization, toasting of bread. तो देखो दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक है रेट्रोग्रेडेशन और एक है हमारे पास डेक्सट्रिनाइजेशन। होता क्या है, जब हम पानी के अंदर स्टार्च को, या हम साबुदाना ले लेते हैं, चावल ले लेते हैं, उसको जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है, उसके पहले छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या होएगा, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। पानी के अंदर हाइड्रोजन है, ठीक है, पानी के अंदर क्या H2 है ना, इसके अंदर हाइड्रोजन है, तो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और फट जाएगा, ठीक है। अब इसी को हम क्या कहते हैं, जेलिटिनाइजेशन कहते हैं। अब रेट्रोग्रेडेशन क्या होता है, रेट्रोग्रेडेशन का मतलब होता है जब आप उसको फ्रिज में रख दो या ऐसे ही थोड़ी देर के लिए, आप अगर अपने किचन में देखेंगे क्या है, अगर आप चावल को थोड़ी देर के लिए रख दोगे, किसी कटोरी के अंदर करके रख रहे हो या किसी बर्तन के अंदर, तो वो चिपक जाता है ना, तो उस चिपकने को ही हम क्या कहेंगे, रेट्रोग्रेडेशन कहेंगे। यानी कि जब वो दोबारा से बॉन्ड बनाएगा तो उसको हम क्या कहते हैं, रेट्रोग्रेडेशन कहते हैं। अब आप एक और चीज़ नोटिस करोगे, अब मान लो आपने कटोरी के अंदर चावल रखे, अब आप उस कटोरी को उल्टा करके निकाल रहे हो, तो हम देखेंगे जिस शेप में हमारी कटोरी होगी उसी कटोरी के अकॉर्डिंग ही हमारे कटोरी में से चावल निकलेंगे। और आस पास अगर हम देखेंगे ना, उसको फ्रिज में रख देंगे तो पानी लगा रहेगा किनारे पे। आप अगर आपने अभी नोटिस नहीं किया है तो आप करके देखिएगा, ठीक है, तो क्या है, पानी आसपास लगा रहेगा कटोरी के, ठीक है। तो उस जो पानी स्टार्च मॉलिक्यूल्स के अंदर से बाहर निकला उसको हम सिनर्सिस कहते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सिनर्सिस कहते हैं, सिनर्सिस कहते हैं, ओके। तो ये रेट्रोग्रेडेशन हमने पढ़ लिया, सिनर्सिस हमने पढ़ लिया। अब आते हैं डेक्सट्रिनाइजेशन। डेक्सट्रिनाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब हम एक स्टार्च मॉलिक्यूल लेते हैं, जैसे मान लो हमने एक ब्रेड लिया, ठीक है, अब आपने उसको ड्राई हीट किया, हमने क्या किया, उसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या किया, या फिर उससे हायर हमने क्या किया, उसको हीट दिया, ड्राई हीट दिया। जैसे हमने ब्रेड लिया, ब्रेड को हमने ड्राई हीट दिया, तो क्या होगा, एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम क्या है, डेक्स्ट्रिन है। क्या कंपाउंड बनता है, डेक्स्ट्रिन कंपाउंड बनता है, और वो डेक्स्ट्रिन कंपाउंड हमारे को ब्राउन कलर देता है, इसी को हम डेक्स्ट्रिनाइजेशन कहते हैं। तो ये होता है जब हम कार्बोहाइड्रेट को कुक करते हैं। अब आता है हमारे पास चेंजेस इन द लिपिड्स। जब हम फैट को हीट करते हैं तो क्या होता है, ठीक है, तो लिपिड्स व्हेन हीटेड अंडरगो हाइड्रोलाइटिक ऑक्सीडेटिव डैमेज या हाइड्रोलाइटिक ऑक्सीडेटिव चेंजेस कह सकते हैं, है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोलाइटेड ऑक्सीडेटिव डैमेज या चेंजेस होते हैं, या फिर पॉलीमेरिक या अदर डिग्रेडेटिव चेंजेस होते हैं विच मॉडिफाई नॉट ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द लिपिड बट ऑल्सो देयर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। यानी कि प्रोटीन हाइड्रोलाइटिक ऑक्सीडेटिव और क्या है, पॉलीमेरिक चेंजेस में जाता है। अब क्या ये चेंजेस अच्छे हैं, तो नहीं, ये चेंजेस हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि जब प्रोटीन ऑक्सीडेटिव डैमेज के अंदर जाएगा या डैमेजेस के अंदर या कोई भी चेंजेस के अंदर जाता है, इट बिकम्स हार्मफुल फॉर अवर बॉडी, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड्स जैसे कंपाउंड्स बनाता है और दैट इज़ वेरी वेरी
हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। ये फिजिकल चेंजेस हो जाते हैं लिपिड्स के अंदर, बायोलॉजिकल उसकी प्रॉपर्टीज के अंदर चेंजेस हो जाते हैं। तो when the oils are heated, the hydrolytic and oxidative changes result in the rancidity। ये क्या करता है, rancid compound बनाता है। हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी इज कैटेलाइज्ड इन द फूड एट हायर टेम्परेचर। जब आप उसको बहुत ज़्यादा हीट करोगे पानी के मीडियम में, हाइड्रोलाइटिक मतलब हाइड्रो का मतलब ही पानी है, जहाँ पर भी हाइड्रो वर्ड लिखा है दैट मीन्स वाटर, ठीक है। तो हाइड्रोलाइटिक चेंजेस कब होंगे, जब आप फैट को पानी के मीडियम के अंदर हीट करते हो। किस किस प्रेजेंस के अंदर, एसिड, एल्कली या लिपोलाइटिक एंजाइम, लाइपेज एंजाइम के साथ जब आप हीट करते हो तो हाइड्रोलाइटिक क्या है, रेंसिडिटी होती है। हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी by itself does not bring about any significant change in the nutritive value of the food। बोल रहा है हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी अकेले कुछ भी चेंजेस नहीं लेकर आ पाता है, उसकी न्यूट्रिटिव प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती। लेकिन however the objective flavor imparted by the free fatty acid lower the consumption of the food। लेकिन क्या होता है, जो उसके फ्लेवर में चेंजेस आते हैं, किसकी वजह से, फ्री फैटी एसिड की वजह से, उसके जो हम कह सकते हैं हाइड्रोलाइटिक मीडियम के अंदर अगर आप रेंसिड कर रहे हो फैट को, ऑयल को अगर आप हीट कर रहे हो, तो फ्री फैटी एसिड की वजह से एक फ्लेवर आता है फूड के अंदर जिससे आपको उसे खाने का मन नहीं करता, बैड टेस्ट या फिर बैड स्मेल आती है। तो हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी क्या है हमारे पास, जब हमने फैट और ऑयल्स यानी कि ट्राइग्लिसराइड्स लिया, इसको लाइपेज एंजाइम और वाटर हीट के प्रेजेंस में आपने क्या किया, हीट किया, तो क्या होगा, इससे बैड टेस्ट या बैड स्मेल आएगी, ठीक है। इससे क्या होगा, शॉर्ट चेन फ्री फैटी एसिड्स बन जाएंगे, दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर बॉडी, प्लस इसका टेस्ट अच्छा नहीं है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट रेंसिडिटी, दैट इज ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी, दैट इज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से होती है। तो ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर लॉस इन द क्वालिटी एंड द न्यूट्रिटिव वैल्यू। इसके अंदर क्या है, क्वालिटी में भी चेंजेस आएगा और न्यूट्रिटिव वैल्यू के अंदर भी चेंजेस आएगा, लेकिन दोनों ही बेकार चेंजेस, लॉस, ठीक है। दिस रेंसिडिटी रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोपेरोक्साइड, क्या बनेगा, ये हाइड्रोपेरोक्साइड्स बनाता है, दैट इज हार्मफुल। द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन आर कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स एक्सिबिट स्ट्रॉन्ग अनप्लीजेंट बिहेवियर फ्लेवर इवन व्हेन प्रेजेंट इन एक्सट्रीमली लो अमाउंट्स। देखो हमारे को पता है जब हम फैट का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या होगा, ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी होगी, ऑक्सीडेशन होगा फैट के अंदर, जिसकी वजह से कीटोन्स जैसे प्रोडक्ट्स बनते हैं, और कीटोन्स इज वेरी वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। कीटोन एल्डिहाइड्स, ठीक है, ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को एसिडिक बना देते हैं, ब्लड को क्या बना देते हैं, एसिडिक बना देते हैं, और वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग अनप्लीजेंट फ्लेवर, ठीक है, ये फ्लेवर भी बहुत बेकार आता है, ठीक है। इवन व्हेन एक्सट्रीम, चाहे ये कम अमाउंट में भी हो, लेकिन ये आपको अच्छा नहीं लगेगा। अब जैसे फॉर एक एग्जांपल पिरल मिलेट की अगर हम बात करें, उसकी फैट की अगर हम बात करें, अगर उसके अंदर ऑक्सीडेटिव डैमेज हो जाए या ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी हो जाए, लाइट और क्या है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होता है ये, तो क्या होगा, ऑफ फ्लेवर देगा। क्या है, ऑफ फ्लेवर देगा, यानी कि आपको फ्लेवर वो ऑर्डर देगा, यानी कि स्मेल अच्छी नहीं आएगी। एंजाइमेटिक रेंसिडिटी की बात करें तो किसकी प्रेजेंस में होगा, लाइपेज एंजाइम की प्रेजेंस में होगा, पेरोक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में होगा, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में होगा। इसमें क्या होगा, फ्री फैटी एसिड बनेगा, बिटर टेस्ट देगा, ठीक है, कड़वा टेस्ट आएगा, मोजी टेस्ट आएगा, ऑर्डर कॉजिंग कंपाउंड बनाएगा, यानी कि स्मेली कंपाउंड्स बनाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम देख सकते हैं ऑक्सीडेटिव डैमेज क्या करता है, सड़ाने का काम करता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट ये बोल रहा है कि इन एडिशन टू द इफेक्ट ऑफ ऑन द बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द लिपिड, थर्मल इफेक्ट ब्रिंग अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज। थर्मल इफेक्ट मतलब हीट करने पर क्या होगा, फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं फैट के अंदर। जैसे अगर हम देखें, सॉर्ट करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं हम लोग, पैन के अंदर क्या थोड़ा सा ऑयल डाल के हम क्या करते हैं, सॉर्ट करने के सॉर्ट कर सकते हैं वेजिटेबल्स को या ड्राई फ्रूट्स को, है ना, सॉर्ट करते हैं। ये शैलो फ्राई, या शैलो फ्राइंग का मतलब क्या है, थोड़ा सा ऑयल लिया, ऑयल के अंदर हमने क्या किया, थोड़ी सी वेजिटेबल्स ली और शैलो फ्राई किया। द क्वांटिटी ऑफ द ऑयल इज यूज्ड स्मॉल, देखा हमने क्या किया, अभी हमने थोड़ा थोड़ा ऑयल लिया, सॉर्टिंग के अंदर चाहे शैलो फ्राइंग के अंदर लिया
थोड़ा सा ऑयल लिया हमने, द कुकिंग टाइम इज ऑल्सो शॉर्ट, कुकिंग टाइम भी शॉर्ट है। दिस इज जनरली नो रीयूज ऑफ द फैट, इससे क्या होता है फैट का रीयूज नहीं हो पाता। देखो अगर हम सॉर्ट करते हैं, यानी कि कोई हमने क्या लिया, एक पैन लिया, उस पैन के अंदर हमने क्या है वेजिटेबल्स डाली, तो हमने थोड़ा सा ऑयल डाला, जैसे हम जनरली क्या करते हैं अपनी वेजिटेबल्स को पकाने के लिए वही करते हैं, 2 to 3 स्पून ऑयल यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या इस ऑयल को आप रीयूज कर रहे हो? अब आपने तो इसके अंदर 2 से 3 चम्मच ऑयल डाला, इसके अंदर वेजिटेबल्स डाली और आपने क्या वेजिटेबल को कुक कर लिया। क्या इसके अंदर से आप फिर से ऑयल निकाल करके, ऑयल तो सेपरेट कर ही नहीं पाओगे ना। अगर आप बहुत ही ज़्यादा ऑयल यूज़ करते हो तब भी आप इसका ऑयल तो दोबारा से यूज़ नहीं करते हो। तो ये बोल रहा है कि इस तरीके की कुकिंग के अंदर ऑयल का रीयूज नहीं हो पाता। इसी वजह से देर इज अ लिटिल कंसर्न ओवर द न्यूट्रिशनल इफेक्ट्स ऑफ द लिपिड एब्जॉर्ब फ्रॉम सच कुकिंग, इसीलिए इसका बहुत इफेक्ट हमें कुछ नहीं होगा, कुकिंग का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जब आप डीप फ्राई करते हो तो आपका बहुत सारा ऑयल बच जाता है, ठीक है। और वो ऑयल क्या है, आप लगातार, जैसे हम लोग क्या करते हैं समोसा खाते किसी शॉप से खरीद के, तो क्या है आप बार 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 वो तो उसी ऑयल के अंदर क्या करा जा रहा है, समोसे पकाए जा रहा है, ठीक है। अब वो समोसे उसी अंदर तलते रहता है, क्या वो ऑयल चेंज कर रहा है? नहीं चेंज कर रहा है, यानी कि वो फैट लगातार लगातार हीट हो रहा है और क्या हो रहा है उसमें ऑक्सीडेटिव डैमेज हो रहा है, यानी कि फैट टूट रहा है, ठीक है। फैट टूट रहा है, क्या है, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में चेंज हो रहा है और दैट बिकम्स हार्मफुल फॉर अवर बॉडी, ओके। दैट बिकम्स हार्मफुल, क्यों? क्योंकि वो बहुत ही रैपिडली हमारी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब होता है और फैट बढ़ाता है। और जब वो फैट हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो क्या नुकसान होएगा, वो कन्वर्ट होता है, क्या होता है, फैट जो है जब हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो क्या होने लगेगा, स्टोर होने लगेगा और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में स्टोर होने लगेगा। दैट कॉजेज एथरोस्क्लेरोसिस, या हम कह सकते हैं सीवीडी, या बेसिकली मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिसकॉन्टिन्यूस डीप फ्राइंग। डिसकॉन्टिन्यूस डीप फ्राइंग क्या होता है? तो इन डिसकॉन्टिन्यूस डीप फ्राइंग वाटर फ्रॉम द फूड एंटर द ऑयल, क्या होता है, वाटर फ्रॉम द फूड enters the oil and replaces the free fatty acid। जब आप डिसकॉन्टिन्यूस डीप फ्राइंग करते हो, यानी कि लगातार ना करके बीच बीच में रुक के डीप फ्राई करते हो, तो इससे क्या होता है, वाटर फ्रॉम दी फूड, पानी होता है किसी फूड के अंदर, जैसे मान लो ये फूड है हमारे पास, इस फूड के अंदर जितना भी वाटर होगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, वाटर फ्रॉम दी फूड एंटर्स दी ऑयल, ठीक है, ये ऑयल के अंदर एंटर कर जाएगा और रिलीजेस दी फ्री फैटी एसिड, और क्या करेगा, ऑयल फ्री फैटी एसिड्स को रिलीज करेगा। द अनसेचुरेशन ऑफ द ऑयल डिक्रीजेस, तो ये जो अनसेचुरेशन जो है ऑयल का वो कम हो जाएगा। देखो जनरली क्या होता है, हम लगातार लगातार ऑयल को हीट करते रहते हैं, फैट को हीट करते रहते हैं, तो जो हमारा बॉन्ड है, जो डबल बॉन्ड था हमारा कार्बन कार्बन के बीच में, वो सिंगल में चेंज हो जाता है अगर हम कॉन्टिन्यूस करते हैं। लेकिन डिसकॉन्टिन्यूस से क्या होता है, जो हमारा डबल बॉन्ड करने का स्पीड है, सिंगल बॉन्ड करने का जो स्पीड है डबल बॉन्ड से, वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। एंड परऑक्सीडाइज कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड एंड पॉलीमर इंक्रीजेस, ठीक है। नेक्स्ट आता है सच डेटूरेटेड फैट्स आर एब्जॉर्ब बाय द फूड, ठीक है। ये इस तरीके के जो डेटोरेटेड फैट्स हैं ये एब्जॉर्ब कर लेता है, कौन, फूड एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड कैन बी टॉक्सिन्स व्हेन द टॉक्सिक व्हेन कंज्यूम्ड, और इस तरीके के फूड को जब आप कंज्यूम करोगे तो इट बिकम्स वेरी टॉक्सिक फॉर अवर बॉडी। द फ्राइंग टेम्परेचर मस्ट बी कंट्रोल्ड, इसीलिए बोला गया है जब फ्राई जब आप करते हो तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सो दैट द स्मोकी पॉइंट इज़ नॉट रीच, कि यानी कि तेल जो है उसमें से धुआं उठ रहा है, इस तरीके का पॉइंट नहीं आना चाहिए। एज दी फैट बिकम्स टू डीकम्पोज, इससे क्या होता है, फैट हमारा डीकम्पोज होने लगेगा, खराब होने लगेगा, ठीक है। ऑयल शुड नॉट बी हीटेड अबव 200 डिग्री सेल्सियस, ऑयल को 200 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट, फैट को तोड़ने का काम करता है,
and formation of acrolein which has a strong unpleasant and arid flavor. फैट क्या बनाता है हाइड्रोलिसिस को होने के बाद? एक्रोलिन बनाता है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग अनप्लीजेंट एक्रिड फ्लेवर देता है. दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अवर बॉडी. नाउ फैट यूज फॉर डीप फ्राइंग शुड नॉट बी रिपीटेडली सिंस. ठीक है, आप इसको बार बार यूज नहीं करोगे. यानी कि आपने फैट को क्या है बर्न किया या हीट किया, फिर आप उसको दोबारा से रीयूज कर रहे हो, ऐसे नहीं करना चाहिए. सिंस प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ द फैट कॉजेस द पॉलीमराइजेशन एंड इंटरस्ट्रिफिकेशन ऑफ फैट. इससे क्या होता है, ये पॉलीमर्स फॉर्म कर लेता है. यानी कि मोनोमर प्लस मोनोमर क्या करेगा? पॉलीमर बनाएगा और ईस्ट्रिफिकेशन होने लगेगा फैट का. इससे क्या होता है, इस तरीके के इरिटेंट्स बनते हैं जो कि जीआई ट्रैक के लिए अच्छा नहीं है. यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के लिए जो कि अच्छा नहीं है. ओके, एंड दीज कंपाउंड्स आर ससेप्टेड टू पोटेंशियल कार्सिनोजेंस. इनकी वजह से कैंसर भी होता है. यानी कि ट्रांस फैट दैट इंक्रीजेस दी बैड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल. यानी कि फैट को ज़्यादा से ज़्यादा हीट करोगे तो क्या होगा? एलडीएल बनेगा, और एलडीएल इज नॉट फॉर गुड फॉर अवर बॉडी. बहुत लार्ज अमाउंट का एलडीएल हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है. तो ट्रांस फैट बन जाएगा. ठीक है, और जो कि आर्टरीज को हमारी ब्लॉक करेगा और हार्ट अटैक कॉज करेगा बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. फिर आता है हमारे पास चेंजेस इन दी वाइटामिन एंड द मिनरल्स. वाइटामिन एंड मिनरल्स के अंदर क्या चेंजेस आते हैं जब हम इसको हीट करते हैं? नाउ तो वाइटामिन एंड मिनरल्स आर लॉस्ट प्राइमरली बाय द लीचिंग ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स एंड थर्मल डिस्ट्रक्शन. अगर आप वाइटामिन एंड मिनरल्स को हीट करोगे तो वो लीच आउट हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और आपकी बॉडी के अंदर अवेलेबल नहीं होंगे. चेंजेस इन द वाइटामिन की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो द लॉस ऑफ वाटर सॉल्युबल वाइटामिन रेंजेस फ्रॉम 0 to 60% एज अ रिजल्ट ऑफ लीचिंग. ठीक है, यानी कि ड्रेन हो जाते हैं. जब आप उनको गर्म पानी के अंदर डालोगे या फिर नॉर्मल पानी के अंदर भी डालते हैं तो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन वाटर के अंदर 0 से 60% तक चले जाते हैं, पानी के अंदर घुल के चले जाएंगे, क्योंकि वो पानी के अंदर घुल जाते हैं. जो वाटर सॉल्युबल होंगे यानी कि पानी में घुलने वाले वाइटामिन होंगे तो पानी के अंदर घुल के खत्म हो जाएंगे थर्मल डिस्ट्रक्शन एंड ऑक्सीडेशन की वजह से, है ना. अगर आप उसको हीट करोगे तो वो तो चले ही जाएंगे. फ्राइंग एंड रोस्टिंग जो है वो फैट सॉल्युबल वाइटामिन चले जाते. देखो, दो तरीके के वाइटामिन होते हैं हमारे पास. एक होते हैं हमारे पास फैट सॉल्युबल, एक होते हैं हमारे पास वाटर सॉल्युबल. फैट सॉल्युबल कौन कौन से हैं और वाटर सॉल्युबल कौन कौन से हैं? फैट सॉल्युबल है हमारे पास ए, डी, ई एंड के. और वाटर सॉल्युबल कौन से हैं हमारे पास? बी एंड सी. बी पूरा ग्रुप, विटामिन B1, B2, B6 एवरीवन. ठीक है, तो वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल. अब देखो, ये बोल रहा है कि वाटर सॉल्युबल अगर आप हीट करोगे, वाइटामिन को हीट करोगे, तो फैट को अगर हीट करोगे तो ये जितने भी वाइटामिन हैं फैट के अंदर चले जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे. इसी तरीके से अगर आप वाटर को हीट करोगे वाइटामिन के साथ तो जो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन है वाटर के साथ चले जाएंगे, तो आपके पास बचेगा कुछ भी नहीं. ठीक है, तो फ्राइंग एंड रोस्टिंग ख़त्म कर देगा. इसी तरीके से थर्मल डिस्ट्रक्शन यानी कि वाटर को हीट करने पर या उसको डायरेक्टली भी हीट कर रहे हो तब भी. विटामिन ए एंड कैरोटीन डू नॉट लीच आउट इन द वाटर बिकॉज दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर. वही बोल रहा है कि देखो, विटामिन ए, डी, ई, के अगर आप इनको पानी के अंदर हीट करोगे तो ये खराब नहीं होगा, इनको कुछ नहीं होगा. देर इज अ स्लाइट डिस्ट्रक्शन ऑफ विटामिन ड्यूरिंग कुकिंग इन द वाटर ड्यू टू द एयर ऑक्सीडेशन. ठीक है, तो थोड़ा बहुत डिस्ट्रक्शन कह सकते हैं एयर ऑक्सीडेशन की वजह से हो सकता है, बट फैट सॉल्युबल विटामिन फैट के थ्रू ही खराब होंगे या लीच आउट होंगे. अब थायमिन B1 की बात करें, B2 की बात करें, तो वाइटामिन को अगर हम सेपरेटली पढ़ते हैं तो लॉस ऑफ बी विटामिन 1 ड्यूरिंग कुकिंग कैन अकर ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस. ठीक है, तो पहला रीजन क्या हो सकता है? इज डिस्ट्रक्शन बाय हीटिंग बाय कुकिंग. हीट करके आप विटामिन B1 को खत्म कर सकते हो. लीच आउट इन द कुकिंग वाटर, कुकिंग वाटर के अंदर चला जाएगा. क्यों? क्योंकि वाटर सॉल्युबल होता है. क्या होता है ये? वाटर सॉल्युबल होता है, विटामिन B एंड विटामिन C. तो B1 चला जाएगा. इफ द बेकिंग सोडा, अगर आप क्या है कुकिंग सोडा को यूज कर रहे हो तो मोस्ट ऑफ द विटामिन इज लॉस्ट. ठीक है, अगर इसके अंदर आपने बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर लिया या कुकिंग सोडा का इस्तेमाल कर लिया
तो सारा ही विटामिन क्या है, लॉस्ट हो जाएगा। अब राइबोफ्लेविन की बात करें तो सेम है, एक्सपोजर ऑफ द फूड टू द लाइट ड्यूरिंग कुकिंग, स्ट्रॉन्ग लाइट में भी राइबोफ्लेविन खराब हो जाएगा ड्यू टू द हीट, ड्यू टू द वाटर एंड ड्यू टू द सोडा। ठीक है, तो सोडा से हम देखेंगे दोनों विटामिन खराब हो जाते हैं। राइबोफ्लेविन लाइट से भी होता है। नियासिन की बात करें तो अगेन विटामिन B3 आ गया, तो ये भी खराब हो जाएगा। पायरोडॉक्सिन, ये भी हमारे पास लीच आउट हो जाएगा कुकिंग वाटर में, बी का ग्रुप है। सी की बात करेंगे तो ये भी हमारे पास कुकिंग वाटर में चला जाएगा, ड्यू टू द एयर ऑक्सीडेशन भी हो जाएगा और लीच आउट इन द कुकिंग वाटर चला जाएगा। फिर मिनरल्स की बात करते हैं, तो मिनरल्स आर लॉस्ट ऑन द अकाउंट ऑफ लीचिंग एंड देयर लॉसेज आर स्मॉल। ठीक है, तो हम देखेंगे कि लीचिंग पे चला जाता है और इसका जो लॉस है वो उतना नहीं होता, 0 to 35% तक ही होता है, ज़्यादा नहीं होता है मिनरल का लॉस। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस आर लॉस इन एक्सेसिव कुकिंग वाटर। अगर हम देखेंगे ना कि बहुत ज़्यादा अगर हम हीट कर रहे हैं तो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का लॉस हो जाएगा। ठीक है, किसमें, कुकिंग वाटर में। इस तरीके से आयरन की बात करें तो ये एक्सेसिव कुकिंग वाटर में इसका भी लॉस हो जाएगा। द आयरन कंटेंट ऑफ द फूड कैन बी इंक्रीज्ड। ठीक है, पर आयरन कंटेंट को आप इंक्रीज भी कर सकते हो, कैसे, व्हेन द वेजिटेबल्स आर कट विद द आयरन नाइफ्स, या फिर आप उसको आयरन पैन के अंदर कुक करते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा आयरन जो है वो हमारा इनकॉर्पोरेट हो सकता है फूड में। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो ये भी पानी के अंदर चला जाता है, जैसे NaCl इज एडेड टू द फूड एज सॉल्ट। हमें पता है NaCl की फॉर्म में ही हम फूड के अंदर सॉल्ट को ऐड करते हैं, जो कि सोडियम कंटेंट को बढ़ा देता है एक किसी भी कुक्ड फूड में। देखो, सोडियम अगर किसी फूड में प्रेजेंट है और आप उसको कुकिंग वाटर के अंदर डालकर उसको लीच आउट कर दे रहे हो, लेकिन आप नमक तो डालते ही हो ना अलग से खाने के अंदर, तो उसी से हमारा NaCl से ही हमारे को सोडियम बढ़ जाएगा। अब अगर हम बात करें फाइटोकेमिकल्स की, तो फाइटोकेमिकल्स जैसे एग्जांपल आएगा लाइकोपिन। लाइकोपिन किस में प्रेजेंट होता है, टोमेटो के अंदर, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ना। तो कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल्स होते हैं, जैसे लाइकोपिन टोमेटो के अंदर होता है। बीटा कैरोटीन किस में होएगा, जैसे कैरेट्स के अंदर होता है ना, कैरेट्स में होता है। बिकम्स मोर अवेलेबल आफ्टर कुकिंग, ये ऐसे केमिकल्स, ऐसे फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो हमारे अवेलेबल होते हैं ज़्यादातर कब, जब आप उसको कुक करोगे। लेकिन कुछ पॉलीफिनॉल्स होते हैं जो कि हीट करने पर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑन एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स। एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स तो देखो ऐसे फैक्टर्स होते हैं न्यूट्रिशन को जो अगेंस्ट में काम करे, जिसके मतलब मान लो हमारा जो प्रोटीन है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, क्यों, अगर उसके अंदर इनहिबिटर्स हैं। क्या है, अगर उसमें इनहिबिटर्स हैं, तो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स कौन से होंगे, ये इनहिबिटर्स हमारे एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं जो न्यूट्रिशन को कंप्लीटली, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं होने देते। तो कुकिंग क्या करता है, इन सब फैक्टर्स को, जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं, इन सबको रिड्यूस करने का काम करेगा। क्या करेगा, रिड्यूस करने का काम करेगा, कम कर देगा। तो कुकिंग हेल्प टू रिड्यूस ट्रिप्सिन इनहिबिटर जो सोयाबीन के अंदर प्रेजेंट है, गोइट्रोजेंस जो कैबेज के अंदर प्रेजेंट है, जो कि थायराइड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना, थायराइड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको कम कर देता है। फिर फाइटेट्स एंड टैनिन्स जो हमारे पल्सेस और लेग्यूम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेग्यूम्स एंड पल्सेस के अंदर प्रेजेंस होते हैं, जो इनके प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं होने देते, उनको कम कर देता है। कायरोजेनिक ग्लाइकोसाइडेज जो कसावा के अंदर होता है, ठीक है, इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द नर्वस सिस्टम, है ना, नर्वस सिस्टम के लिए हार्मफुल होता है ये, तो उसको भी ये कम कर देता है। ये न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को बेसिकली बढ़ाने का काम करता है। अब अगर हम ओवरऑल एक समरी देखें जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, तो इसको अगर हम एक बार रिवाइज कर लें तो क्या कुकिंग का इफेक्ट होता है। देखो, अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेस्टिबिलिटी अच्छी हो जाती है, क्योंकि स्टार्च मॉलिक्यूल्स टूट जाएंगे, जेल बना लेंगे और न्यूट्रिएंट लॉस भी बहुत ही कम होता है। प्रोटीन की बात करें तो देखो डीनेचुरेशन होता है, और हमने क्या पढ़ा था इसके अंदर, इसकी जो डाइजेस्टिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। अमीनो एसिड लॉस एट दी हाई हीट, अगर इसको आप हीट करोगे बहुत ज़्यादा से मिलार्ड रिएक्शन के अंदर, है ना, हमने पढ़ा था ना मिलार्ड रिएक्शन,
तो मिलार्ड रिएक्शन के अंदर क्या कर रहे हैं, मिल्क को लगातार हीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से अमीनो एसिड लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमीनो एसिड लॉस हो जाएगा, लाइसिन, हमने पढ़ा था ना लाइसिन, वो लॉस हो जाएगा, अनअवेलेबल हो जाएगा। ओके, अब हम फैट की बात करते हैं। तो मेल्टिंग होएगा, मेल्ट हो जाएगा, अगर आप ऑयल ले रहे हो और उसको हीट करो तो मेल्ट भी होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ऑयल एब्सॉर्प्शन। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर ट्राइग्लिसराइड्स फॉर्म होने लग जाते हैं फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक हीट करते हो तो दैट इज़ नॉट वेरी गुड। वाइटामिन्स के अगर हम फैट सोल्यूबल वाटर सोल्यूबल की बात करें, ठीक है, तो मेजर लॉस हो जाएगा वाटर और हीट से, अगर आप वाटर सोल्यूबल वाइटामिन को हीट कर रहे हो। फैट सोल्यूबल की बात करें, मॉडरेटली स्टेबल होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है फ्राई करने पर, अगर आप उसको हीट कर रहे हो ऑयल के साथ। मिनरल की बात करते हैं तो स्टेबल रहता है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आता। फाइटोकेमिकल की बात करेंगे तो कुछ तो अच्छे होते हैं, कुछ बेकार होते हैं। तो जैसे लाइकोपीन हमने पढ़ा था, लाइकोपीन हमारा अच्छा हो जाता है, यानी कि उसकी डाइजेस्टिबिलिटी अच्छी हो जाती है फाइटोकेमिकल से। एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर्स हमेशा रिड्यूस होंगे, यानी कि इट इज गुड। ओके, सो आज हमने कवर अप कर लिया है पूरा टॉपिक, दैट इज इफेक्ट ऑफ कुकिंग ऑन द फूड। तो ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर, और आई हैव ट्राइड टू गिव इन हिंदी टेक्स्ट ऑल्सो इन ईच एंड एवरी स्लाइड। आफ्टर ईच एंड एवरी स्लाइड आप इसको पॉज करके प्लीज़ आप इसको रीड कर लीजिएगा। एंड अभी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने वाले हैं फूड प्रिजर्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लेक्चर। एंड so thank you for watching the lecture, and we will continue this in the next class. Please like, subscribe and share the video so that everyone will get benefit from this series. And do comment if you need any kind of improvement or any kind of suggestion or any kind of क्वेश्चन इफ़ यू आर वांट टू आस्क, तो आप नीचे कमेंट करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी much for watching. We will continue next topic in the next class. Thank you.